ध्यान से सुनो दोस्तों, मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना पर बेस्ड है जो 1951 और 1952 के बीच की है। इसमें क्या होता है कि एक ऑयल लेकर जा रही शिप समुंदर के बीचों बीच टूट जाता है। शिप का एक हिस्सा पानी में पूरी तरह डूब जाता है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा बचा रहता है उसमें करीब 20 से 25 लोग जिंदा बचे होते हैं। हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं उसका नाम है द फाइनेस्ट हॉर्स। ये मूवी पूरी तरह से एक डिजास्टर थ्रिलर और एडवेंचर से भरी हुई मूवी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट मूवी शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है साल 1951 से। यहाँ हमें बर्नी नाम का एक लड़का दिखता है जो पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड मिरियम से मिलने आया होता है। उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड एंडी भी होता है। अब मजेदार बात ये है कि बर्नी और मिरियम ने आज तक एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी थी। उनका पूरा रिलेशनशिप बस फोन कॉल्स पर ही टिका हुआ था। इसलिए बर्नी काफी एक्साइटेड होता है कि आखिर मिरियम असल में दिखती कैसी होगी। जब बर्नी और एंडी एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तभी बर्नी का दिल 440 वोल्ट पर धड़कने लगता है और तभी एक लड़की दिखती है। बर्नी सोचता है लो भाई मिरियम मिल गई। वो उस लड़की से कहता है एक्सक्यूज मी, क्या आप मिरियम हो? तभी लड़की कहती है अरे ना रे बाबा, मैं उसकी बेस्टी हूँ। मिरियम तो उधर है। पीछे मिरियम खड़ी होती है और तभी वो फोन पर बात करते हुए पीछे मुड़ती है। जैसे ही बर्नी मिरियम को देखता है उसे यकीन नहीं होता कि मेरी बंदी इतनी खूबसूरत है और मिरियम को भी बर्नी इतना पसंद आ जाता है कि बेचारी शर्माने लगती है। फिर दोनों मस्त बैठ जाते हैं और मिरियम बर्नी से पूछती है मेले बाबू ने थाना थाया? और तभी बीच में हैंडी टपक कर बर्नी से कहता है चल ना भाई, एक छोटी बोट उठाते हैं और समुंदर में जकास राइड मारते हैं, मस्त मजा आएगा। लेकिन बर्नी थोड़ा ऊँगता हुआ बोलता है अबे छोड़ ना यार, क्यों कबाब में हड्डी बन रहा है, अभी मूड नहीं है। फिर भी हैंडी और मिरियम की फ्रेंड दोनों मिलकर बर्नी को जबरदस्ती मना ही लेते हैं चलने के लिए। आखिर में बर्नी मिस्टर स्टील और उनकी टीम से परमिशन ले ही लेता है बोट को समुंदर में ले जाने की। उस रात मिरियम, उसकी फ्रेंड बर्नी और हैंडी चारों बोट में बैठकर समुंदर की सैर पर निकल पड़ते हैं। अब सीन कट होता है और सीधा पहुंचता है 17 फरवरी 1952 को, जहाँ बर्नी और मिरियम एक फंक्शन में डांस कर रहे होते हैं। तभी मिरियम अचानक बर्नी की आंखों में देख के पूछती है बर्नी बेबी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन बर्नी मना कर देता है। ये सुनते ही मिरियम का चेहरा उतर जाता है और वो पार्टी छोड़कर घर की तरफ चली जाती है। बर्नी उसके पीछे जाता है और उसे रोककर समझाने की कोशिश करता है देख मिरियम, बात ये है कि अभी शादी करने का सही टाइम नहीं है, ठंडी का मौसम है और पिछले साल की तरह इस बार भी तूफान आने के पूरे चांस हैं। ऐसे टाइम पे मेरी ड्यूटी सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर मैं नहीं गया तो कई जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। मिरियम गुस्से में पूछती है तो मतलब ये है कि तुम तूफान से तो लड़ सकते हो लेकिन मुझसे शादी नहीं कर सकते? बर्नी मुस्कुराते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है जान, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अब चलो तुम ही बता दो हम कब शादी कर रहे हैं? मिरियम मुस्कुराते हुए कहती है 16 अप्रैल को डन करते हैं। बर्नी कहता ठीक है मेरी जान, मैं कल ही अपने कमांडिंग ऑफिसर से परमिशन लेकर तुम्हें बता दूंगा। और फिर वो मिरियम को उसके घर तक छोड़ देता है। अब उसी रात एक पेंडल्टन T2 ऑयल टैंकर शिप तेजी से नॉर्थ ईस्ट की तरह बढ़ रहा होता है। समुन्दर में उस दिन तूफान इतना जोरदार होता है कि पानी की बड़ी बड़ी लहरें और तेज हवाएं जहाज को हिलाकर रख देती हैं। तभी एक क्रू मेंबर जहाज के एक हिस्से में वेल्डिंग देखता है तो वो जल्दी से हाथ लगाकर चेक करता है कि कहीं से पानी तो नहीं निकल रहा। अचानक से वही वेल्डिंग वाली जगह टूट जाती है और पानी तेजी से अंदर आने लगता है। अब पानी अंदर घुसने लगता है और उसे रोकने के लिए शिप के सारे क्रू मेंबर जी जान लगा देते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। धीरे धीरे इंजन रूम पूरा पानी से भरने लगता है। तभी जॉन, जो ओनायल टैंकर पर होता है, ऊपर डेक पर आता है। जो नजारा वो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि शिप बीच से 2 हिस्सों में टूट चुका होता है। इतना ही नहीं, शिप का एक हिस्सा धीरे धीरे समंदर में डूब रहा होता है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि बर्नी अपने बॉस के पास जाकर शादी के लिए परमिशन मांग रहा है, लेकिन बॉस उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि वो अपने काम में बहुत बिजी होता है। उधर शिप के बचे हुए हिस्से में लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं उन लोगों के लिए जो शिप के डूबे हुए हिस्से में मारे जा चुके थे। इसी दौरान फ्रैंक साइबर्ट के पास आता है और कहता है हमें अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम ही कुछ करो क्योंकि जब तुम बोलोगे तो सब मानेंगे, क्योंकि उस शिप का चीफ इंजीनियर साइबर्ट ही होता है। दूसरी तरफ ब्राउन सबको बताता है कि रेडियो रूम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब उनके पास किसी को संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं है। अब उनके पास सिर्फ गार्सिया का शॉर्टवेव रेडियो बचा है, लेकिन उससे सिग्नल पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्हें ये भी नहीं पता कि वो समुंदर के किस इलाके में फंसे हैं। तब फ्रैंक नाम का एक बंदा कहता है हमें जल्दी से लाइफ बोट्स लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी साइबर्ट कहता है इतनी तेज तूफान में
लाइफ बोट से निकलना बहुत रिस्की है। वो बोट्स बहुत छोटी होती हैं और तेज हवा में पलट सकती है। तभी फिर से साइबर्ट सबको समझाता है, इंजन रूम में लगातार पानी भरता जा रहा है, अगर ये पानी इंजन के पाइप तक पहुंच गया तो इंजन बंद हो जाएगा, और अगर इंजन बंद हुआ तो शिप की सारी पावर कट हो जाएगी, फिर हमारी शिप और भी तेजी से डूबने लगेगी। साइबर्ट ये भी बताता है कि हमारे पास अब सिर्फ 4 से 5 घंटे ही बचे हैं। अगर हम स्टीयरिंग सिस्टम में एक स्टील बीम फिट करके उस पर पुली जॉइंट लगा दें तो हम शिप को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। तभी अचानक उन्हें रेडियो सिग्नल मिल जाता है। उस सिग्नल में बताया जाता है कि एक और शिप समंदर में डूब रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये शिप। ये सुनकर सबको यकीन हो जाता है कि उन्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। उधर मेरियम जो कॉल सेंटर में काम करती है वो बर्नी को कॉल करती है, लेकिन बर्नी कहता है अभी मुझे बात करने का टाइम नहीं है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। तभी वहाँ डैनियल आता है और कहता है तुम लोग एक टीम रेडी करो और ओल्ड हार्बर से 20 मील दूर नॉन्टाक आउट के पास जाओ। तब एक ऑफिसर कहता है इस मौसम में वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, ये लोग आउट ऑफ स्टेज हार्बर की तरफ जाएंगे, वो ज्यादा सेफ है। डैनियल भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद बर्नी, हैंडी और रिचर्ड ये तीनों वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में हैंडी को जोर की ठंड लग जाती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तब बर्नी और रिचर्ड उसे डांटते हुए कहते हैं जब तबीयत ठीक नहीं थी तो यहाँ आया ही क्यों। थोड़ी देर बाद वो लोग आउट ऑफ स्टेज हार्बर पहुँच जाते हैं। उधर शिप पर सब लोग बहुत मेहनत से स्टीयरिंग व्हील की पुली पर स्टील रॉड जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी साइबर्ट कहता है अगर हम शिप को ऊंचाई वाली जगह तक ले जाएं तो जहाज जल्दी पानी में नहीं डूबेगा। लेकिन उसी वक्त फ्रैंक और बाकी लोग लाइफ बोट्स के पास पहुंचते हैं और बोट्स निकालकर शिप छोड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। वहाँ शिपर किसी को साइबर्ट की बात में इंटरेस्ट ही नहीं था, सब उसे इग्नोर कर रहे थे, खासकर ब्राउन, वो तो किसी की सुनता ही नहीं था। तभी साइबर्ट गुस्से में एक कुल्हाड़ी लेकर लाइफ बोट नीचे गिरा देता है। ये देख ब्राउन का दिमाग सटक जाता है और वहीं उसे पटक कर धोने लगता है, लेकिन तभी बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। साइबर्ट फिर से सबको समझाता है इस तूफान में ये छोटी बोट 5 मिनट भी पानी में टिक नहीं पाएगी, अगर तुम लोग यही टाइम वेस्ट करते रहे तो पूरा शिप जल्दी ही डूब जाएगा। हमें अभी इसी शिप को ऊंचाई वाली जगह ले जाना होगा वरना कोई भी नहीं बचेगा। फिर साइबर्ट सबको अपना प्लान बताता है, कुछ लोग ऊपर खड़े रहो और देखो कि शिप को किस डायरेक्शन में ले जाना है, बाकी मेरे साथ इंजन रूम में आओ, स्टीयरिंग पुली घुमाने में मेरी हेल्प करो। अब जो थोड़ी देर पहले उसे इग्नोर कर रहे थे वही सब लोग साइबर्ट की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ रिचर्ड को ऑफिस के पास समुद्र में एक दूसरा शिप बहुत तेजी से हिलता दिखता है। वो जाकर बर्नी को ये बात बताता है। बर्नी कहता है हवा साउथ की तरफ बहुत तेज चल रही है, मुझे लगता है वो शिप साउथ में मौजूद ओवरबार की तरफ जा रहा होगा, चलो हम अपने ऑफिस वापस चलते हैं और ये बात डैनियल को बताते हैं। फिर सब लोग ऑफिस लौटकर डैनियल को सारी बात बताते हैं। डैनियल गहरी सांस लेते हुए कहता है एक ही दिन में 2 शिप तबाह हो गए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन रेडार के हिसाब से हमारी बोट्स अभी भी वहीं हैं। डैनियल बर्नी को ऑर्डर देता है कि तू अभी के अभी एक टीम बना और फटाफट ओवरबार की तरफ निकल, वो शिप ढूंढ जिसमें लोग फंसे हुए हैं और किसी भी हालत में उन्हें निकाल के ला। अब वहाँ से बोट्स लेकर शिप तक पहुँचना मतलब सीधा यमराज के दरवाजे पर जाके वापस आना। लेकिन बर्नी ने बिना कोई बहाना बनाए ये जिम्मेदारी ले ली, लेकिन उसे अच्छे से पता था इस तूफान में समुन्दर के बीच जाना मतलब खुद को खतरे में डालना, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही एक रेस्क्यू में 8 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। तभी रिचर्ड बिना 1 सेकंड सोचे उठ खड़ा हुआ और बोला मैं चलता हूँ। उसे देखकर हैंडी भी झट से बोला मैं भी चलूंगा, लेकिन बर्नी ने उसे तुरंत रोक दिया। हैंडी तेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, इस तूफान में बाहर जाना तेरे लिए सेफ नहीं है। इतना सुन के एरविन भी आगे आया और बोला मैं भी चलूंगा, और डेव भी बिना कुछ कहे तैयार हो गया बर्नी के साथ इस खतरनाक मिशन पर जाने के लिए। फिर सब लोग साउथ ओवरबार की ओर जाने लगे। इसी समय मेरियम ने बर्नी को फोन किया, लेकिन बर्नी ने कॉल अटेंड नहीं किया। शिप में फंसे लोग दूरबीन से समुद्र के अंदर किसी ऊंचे इलाके की खोज कर रहे थे और तभी लगभग 1 मील दूर एक जगह नजर आई। फ्रैंक ने एक बंदे से कहा नीचे जाकर साइबर्ट से कहो शिप को 15 डिग्री ईस्ट और 80 डिग्री कंपास पर सेट कर ले। बंदा तुरंत नीचे भागा और तभी साइबर्ट तुरंत शिप के स्टीयरिंग को फ्रैंक के बताए हुए डायरेक्शन में सेट करता है। वहीं बर्नी की टीम एक बोट लेकर आती है। वे मैप में देख रहे होते हैं कि ओवरबार कहाँ है। फिर बोट स्टार्ट करके वे ओवरबार की तरफ निकल पड़ते हैं। दोस्तों ओवरबार का मतलब होता है समुद्र के अंदर कोई ऊंचा इलाका, जिसे आप एक तरह का छोटा सा आइलैंड भी समझ सकते हैं। बर्नी फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए मेरियम सीधे उसके ऑफिस आ जाती है। ऑफिस के बंदे सोचने लगते हैं ये आइटम बॉम्ब किसकी है, और तभी मेरियम एंडी से पूछती है बर्नी कहाँ है। एंडी कहता है समुद्र में रेस्क्यू के लिए, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरियम कहती है मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। बर्नी
बर्नी की शादी फिक्स हो चुकी है और उसी टाइम उसे समुद्र के बीच भेज दिया गया। मैं जानना चाहती हूँ आखिर उसे ही क्यों भेजा गया। फिर मेरियम सीधे डेनियल के पास जाकर कहती है, बर्नी की शादी फिक्स है, प्लीज उसे वापस बुलाओ। लेकिन डेनियल कहता है, ये आपका पर्सनल मैटर है, हम बर्नी को वापस नहीं बुला सकते। मेरियम बार बार रिक्वेस्ट करती रहती है, लेकिन डेनियल का पारा चढ़ जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, क्या समझ रखा है तुमने, ये कोई घर का मंडप नहीं ऑफिस है, निकलो यहाँ से अभी के अभी। मेरियम रोते हुए ऑफिस से चली जाती है। वो गाड़ी बहुत तेज चला रही होती है, जिससे स्टीयरिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और गाड़ी किनारे लगी बर्फ की पहाड़ी से टकरा जाती है। इसी बीच सब लोग अपनी पूरी जान लगाकर शिप को ओवरबार की तरफ ले जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बर्नी अपनी टीम के साथ बोट लेकर समुद्र के अंदर जा रहा होता है। समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही होती हैं, इसलिए बर्नी बोट की स्पीड बढ़ाकर उन लहरों के खिलाफ जाकर लड़ रहा होता है, लेकिन लहरें उनकी बोट को पकड़कर कहीं और घुमा ले जाती हैं। ऐसे में बोट का इंजन भी कई बार बंद हो जाता है। तभी एक बहुत बड़ी लहर उनके ऊपर आती है। उस लहर को देखकर रिचर्ड और एयरविन जल्दी से बोट को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। फिर बर्नी बोट की स्पीड बढ़ाकर उस बड़ी लहर के खिलाफ फिर से आगे बढ़ता है। लहरें लगातार एक के बाद एक आती रहती हैं। फिर भी बर्नी और उसकी टीम उन लहरों से डरते नहीं, वे उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। जो लहरें आती हैं वे इतनी ऊंची होती हैं कि कोई भी थोड़ी देर के लिए डर सकता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर लहरें कुछ कम हो जाती हैं। इसी बीच शिप के ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, इसलिए साइबर शिप को रिवर्स में चलाकर उन लहरों से बचाने की कोशिश करता है। इस तरह वे शिप को लहरों से बचाते हुए एक ऊंचे इलाके पर ले आते हैं। शिप के अंदर जो भी लोग होते हैं वे गिरते फिसलते जरूर हैं, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं लगती। शिप एक ऊंची जगह पर आकर रुक जाती है, इसलिए सबको लगा कि अब ये शिप अब नहीं डूबेगी। दूसरी तरफ बर्नी और उसकी टीम अपनी बोट के रेडियो से सुन रहे थे कि तूफान और तेज होने वाला है। इतनी तेज बारिश हो रही है कि समुद्र की लहरें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, इसलिए आप लोग वापस आ जाओ। रिचर्ड ने कहा, कंपास तो हमारे पास नहीं है और हमें पता भी नहीं कि शिप कहाँ है, इसलिए जल्दी वापस चलते हैं। लेकिन बर्नी ने साफ मना कर दिया, हम लगभग 90% शिप के करीब हैं, अब वापस जाना बेवकूफी होगी। हम अपना मिशन 100% पूरा करके ही लौटेंगे। उसके इस कॉन्फिडेंस से सबके अंदर फिर से जोश आ गया। इसी बीच मेरियम की कार स्टार्ट हो जाती है। सड़क पर एक दूसरी कार आ रही थी जिसमें ब्यानसन और उसकी बेटियां थीं। मेरियम ने उनकी कार रुकवाकर उनके साथ चली जाती है। शिप के इंजन में पानी घुस जाने की वजह से बिजली चली जाती है। उधर बर्नी और उसकी टीम मूसलाधार बारिश में भी जान लगाकर किसी तरह शिप तक पहुंच गए, लेकिन शिप को सामने देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, क्या हम सच में इतने तूफान के बाद यहाँ तक पहुंच गए। फिर वे शिप को टॉर्च से देखते हैं। टॉर्च की रोशनी को देखकर एक बंदा शिप के ऊपर से लाइट दिखाकर सबको वहाँ बुलाता है। जहाज पर भीड़ देखकर रिचर्ड और एयरविन शॉक्ड हो जाते हैं। इतने सारे लोगों को हम इस छोटी सी बोट में कैसे लेकर जाएंगे। बोट की कैपेसिटी तो सिर्फ 20 से 22 लोगों की ही है। तभी अचानक एक बंदा शिप से नीचे कूद जाता है। फिर एक एक करके और भी लोग शिप से कूदने लगते हैं। बर्नी, रिचर्ड और एयरविन सब मिलकर उन्हें खींच खांच कर बोट तक ला रहे थे, लेकिन तभी जॉर्ज सीढ़ी से उतरते टाइम फिसलकर जहाज के ब्लेड से टकराकर मर जाता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। बोट में इतने लोग होने की वजह से रिचर्ड ने बर्नी से कहा कि पहले इन लोगों को समुद्र किनारे छोड़ दो, फिर बाकी लोगों को लेकर वापस आना। लेकिन बर्नी ने कहा, हम इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते, शिप डूब रहा है, अगर कोई बचा तो सब बचेंगे, नहीं तो सब मर जाएंगे। इसलिए वे तब तक इंतजार करते रहे जब तक सब लोग शिप से नीचे उतरकर बोट में नहीं आ गए। लास्ट में सिर्फ साइबर्ट ही शिप पर बचा रह गया था। उसे शिप छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे कि अब और रुकना मतलब मौत को दावत देना था। इसलिए मजबूरी में उसने भी शिप से नीचे छलांग लगा दी। जैसे ही साइबर्ट नीचे आया, बर्नी ने बिना टाइम वेस्ट किए बोट घुमा दी और तेजी से शिप से दूर हो गए और थोड़ी ही देर में पूरा शिप पानी में समा गया। सबकी आंखें वहीं अटक गईं, क्योंकि मंजर इतना भयानक था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इतने में दूसरी शिप की रेस्क्यू टीम अपना मिशन कंप्लीट करके ऑफिस आ जाती है। उन्होंने डेनियल को बताया कि हमने 4 लोगों को छोड़कर बाकी सबको बचा लिया है। तभी बर्नी ने रेडियो पर बताया, सर हमने 32 लोगों को बचा लिया है, बट हमारा कंपास खराब हो गया है, लेकिन हम किसी भी हालत में इन्हें लेकर आएंगे। यह सुन सब बहुत खुश हो गए। उसी वक्त मेरियम भी वहाँ आ जाती है और बर्नी की बातें सुनकर राहत की सांस लेती है। तब डेनियल ने बर्नी से कहा, हम तुम्हारे लिए एक लाइट शिप भेज रहे हैं। बर्नी रिचर्ड से कहता है, यहाँ और कोई शिप मत आने दो, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम कहाँ हैं। अगर कोई और शिप आ गया और हमें खोजने लगा तो वो शिप भी यहाँ आकर फंस जाएगा। इसलिए बर्नी रेडियो सिग्नल बंद कर देता है। शिप पर बच गए लोगों के लिए ब्यानसन खाना पानी का इंतजाम करती है एंड मेरियम भी उनके साथ हाथ बटाने लगती है। इसी बीच ब्यानसन अपने हस्बैंड को याद करती है और बहुत सैड हो जाती है, क्योंकि जब वो पिछली बार रेस्क्यू के लिए गया था तब उसका हस्बैंड मर गया था। फिर एरविन बर्नी से पूछता है, भाई हमारे पास कंपास भी नहीं है तो हम समुद्र के किनारे कैसे पहुँचेंगे। बर्नी कहता है, पता नहीं यार, अगर हम अभी भी जिंदा हैं तो वो हमारी किस्मत अच्छी है और उसी किस्मत पर हमें भरोसा करके किनारे
किनारे पहुंचना होगा। तभी एरविन कहता है, हम सबको तुम पर पूरा भरोसा है कैप्टन, तुम जो भी कहो उसके पीछे हम सब खड़े हैं। फिर बर्नी सबसे कहता है, दोस्तों बहुत जोर का तूफान आने वाला है, इसलिए हम सबको समुद्र किनारे दिखने वाली लाइट्स को ध्यान से देखना होगा। फिर बर्नी टीम को मोटिवेट करता है और फिर से बोट को स्टार्ट करता है और आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हार्बर यानी बंदरगाह की तरफ आ रहे होते हैं और मेरियम भी उनके साथ होती है। बर्नी को सही रास्ता नहीं पता होता, इसलिए वह अंदाजा लगाकर ड्राइव करता है। हार्बर के आसपास के सारी कारों को रोक दिया जाता है और लाइट्स ऑन कर दी जाती है ताकि बर्नी की टीम को हार्बर का पता चल सके। इससे बर्नी को सही रास्ता मिल जाता है। इस दौरान बर्नी की टीम सोचती है कि अब हमारा मिशन पूरा हो गया। सबके चेहरे पर राहत होती है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ लोग तो बस यही सोचकर नाचने लग जाते हैं कि चलो हम अब भी जिंदा हैं। मेरियम जब देखती है कि नाव हार्बर की तरफ बढ़ रही है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो दौड़कर वहां पहुंचती है और बाकी लोग भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में नाव किनारे लगती है। लोग तालियां बजाते हैं और सबको ऊपर चढ़ाते हैं। मेरियम बर्नी के पास जाकर उसे किस करने लगती है। फिर मेरियम बर्नी से कहती है, मैंने तुम्हारे बॉस से शादी की बात कर ली है। ये सब हुआ था 18 फरवरी 1952 को। उस दिन बर्नी, रिचर्ड, हैंडी और एरविन ने अपनी जान जोखिम में डालकर 22 लोगों की जान बचाई थी। उन चारों को वहाँ के लोग सच में भगवान जैसा मानने लगे थे। फिर बर्नी और मेरियम की शादी फिक्स हुई और उन्होंने तय तारीख पर शादी कर ली। देखो ये उनकी रियल फोटो है। दोनों शादी के बाद करीब 58 साल तक साथ रहे। फिर साल 2009 में बर्नी इस दुनिया को अलविदा कह गए। बर्नी की टीम को वहाँ की गवर्नमेंट ने लाइफ सेविंग मेडल से सम्मानित किया था और आज की ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।